हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 2 जनवरी और आज से हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे एग्जाम्स में जो समिट्स होती हैं या अगर कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है जो काफी ज्यादा चर्चा में है, तो इन जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और आगे भी ये पूछे जाते रहेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि आजकल जो स्पेस मिशंस हैं वो कितने ज्यादा चर्चा में रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो वहां पे इनसे रिलेटेड या डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का जो मेजबान देश है वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, इंडिया, चाइना या फिर रशिया। आपने देखा होगा हाल ही में ये जो वेब्स समिट है ये काफी ज्यादा चर्चा में रही है। और आप ध्यान रखेंगे इसकी होस्ट कंट्री रहेगी इंडिया। आप देख सकते हैं। So, India will host the first ever World Audio Visual Entertainment Summit in February 2025. And this will cover the entire media and entertainment industry, bringing together global leaders and innovators. साथ ही इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है टू यूनाइट इंडस्ट्री लीडर्स, स्टेक होल्डर्स एंड इनोवेटर्स टू डिस्कस challenges, promote trade and shape the sector's future. सो आप ध्यान रखेंगे कि वेब्स समिट जो है पहली बार इसका आयोजन भारत में किया जाएगा 5 to 9 फरवरी के मध्य नई दिल्ली में। और इस कार्यक्रम की घोषणा करी है भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में। साथ ही ये जो समिट है ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत को जो विश्व स्तरीय कंटेंट निर्माण और रचनात्मक सहयोग है उसका केंद्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सो वेब्स इंडिया की बात करें तो इसका उद्देश्य है टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पावर हाउस बाई फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, जो कि अभी हमने बात की। इसके साथ ही इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। सो इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग स्किल्ड वर्कफोर्स कैपेसिटी एंड embarking टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। सो इसका महत्व क्यों है भारत के लिए, कि ये भारत अगर ये इतना चर्चा में है तो इससे क्या महत्व भारत का बढ़ेगा या उसको क्या फायदा होगा? सो इससे वैश्विक और जो भारतीय रचनात्मक पेशेवर हैं उनके बीच साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही भारत को क्रिएटर इकोनॉमी में अग्रणी खिलाड़ी बनने की भूमिका भारत निभा सकता है। और साथ ही ये जो वेब्स समिट है इसके द्वारा जो भारत का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, यह लाभकारी होगा। साथ ही जो भारत के युवा हैं, सो युवा रचनाकारों की जो गतिशीलता और क्षमता है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लॉ फॉर रिफ्यूजीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज a signatory to the 1951 Refugee Convention. And third statement, the principle of non-refoulement is a component of Article 21 of the Indian Constitution. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। यहाँ पर रिफ्यूजीज से संबंधित जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें देखकर आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का।
आप देख सकते हैं, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और इट्स 1967 प्रोटोकॉल विच आर द की इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिफ्यूजी प्रोटेक्शन। सो इंडिया की बात करें तो इंडिया लैक्स स्पेसिफिक लेजिस्लेशन टू एड्रेस रिफ्यूजी इश्यूज एंड इंस्टेड रिलाइज ऑन एडहॉक मेजर्स एंड एग्जिस्टिंग लॉज, जिनमें शामिल हैं फॉरेन एक्ट 1946 एंड द पासपोर्ट एक्ट 1967 टू मैनेज रिफ्यूजीज। तो इन एक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें रिफ्यूजी हम किसे कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में शरणार्थी कहते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संघर्ष, उत्पीड़न या कहीं ना कहीं मानवाधिकार उल्लंघन के कारण अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरण लेते हैं। आपने यूएनएचसीआर का नाम सुना होगा, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी। सो ये एक लीडिंग एजेंसी होती है विच वर्क्स फॉर प्रोटेक्टिंग रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स। आप ध्यान रखेंगे, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल होता है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है और इसका जो मिशन है ये है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। सो ये वर्क करता है रिफ्यूजीज के लिए और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। आपने देखा होगा हाल ही में ये स्कीम काफी चर्चा में रही है। आपको बताना है कि विवाद से विश्वास जो योजना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर एजुकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये संबंधित है कराधान से। आप देख सकते हैं, so the Central Board of Direct Taxes extended the deadline for the Vivad Se Vishwas scheme to 31st of January 2025 from 31st December 2024, and this scheme was announced in Union Budget 2023 and 24. So इस स्कीम की बात करें तो दिस स्कीम is modeled on 2019 Sabka Vishwas scheme for indirect taxes, and it facilitates the settlement of disputed tax, interest and penalties. And the scheme also grants immunity from prosecution under the Income Tax Act for matters included in the declaration. तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो विवाद से विश्वास स्कीम है ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और इसको अनाउंस किया गया था जो यूनियन बजट है 2023 एंड 2024 का। सो एक तरीके की ये वॉलेंटरी सेटलमेंट स्कीम है टू रिजॉल्व जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एजेंसीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो इंडिया का स्पेस मिशन है वो काफी चर्चा में रह रहा है, उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंडिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून। सेकंड, सैंपल रिटर्न मिशंस फ्रॉम द मून। एंड थर्ड, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एन इंडियन स्पेस स्टेशन। और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो इसरो ने अपना स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है इनमें से उसका उद्देश्य कौन कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये सारे ही जो उद्देश्य हैं ये स्पेडेक्स मिशन से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं
So SpaceX mission is a cost-effective technology demonstrated mission for demonstration of in-space docking using two small spacecraft launched by PSLV. आप ध्यान रखेंगे, ये जो स्पेडेक्स मिशन है ये लॉन्च किया गया था PSLV-60 के द्वारा, और इसका जो लॉन्चिंग प्लेस है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र. So this technology is essential for India's space ambitions such as Indian on Moon, sample return from the moon, the building and operation of भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सेट्रा, जो कि क्वेश्चन में आपसे इन्हीं चीजों के बारे में पूछा गया था. Then in space docking technology is essential when multiple rocket launches are required to achieve common mission objectives. इसके साथ ही हम स्पेडेक्स मिशन की बात करें जो कि 2024 का लास्ट मिशन रहा है इसरो का. सो इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ ऐसे क्लब में शामिल हुआ है जहां पर कि या जिस देश के पास जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध है. सो भारत से पहले ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ 3 देशों के पास थी, वो है अमेरिका, रूस और चीन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who has been appointed as the new Director General of the Central Reserve Police Force? आपने देखा होगा एग्जाम्स में कई बार जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, खासकर अगर डिफेंस के एग्जाम्स हैं तो उसमें भी ये जो डिफेंस रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये कई बार पूछ लिए जाते हैं. साथ ही उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किन की नियुक्ति की गई है. आपके ऑप्शंस हैं एपी महेश्वरी, प्रकाश मिश्रा, ओपी सिंह या फिर विपुल कुमार. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो हाल ही में सीआरपीएफ के नए डीजी बने हैं विपुल कुमार. आप देख सकते हैं विपुल कुमार, a 1993 batch IPS officer from Uttar Pradesh, is appointed acting DG of CRPF after Anish Dayal Singh's retirement. So he holds a degree in electronics engineering, enhancing his analytical skills in law enforcement. So he has held key positions in the CRPF, progressing from Deputy Inspector General in 2009 to Special Director General in 2023. इसके साथ ही कुछ अवार्ड्स हैं जिनसे इन्हें सम्मानित किया गया है, उनमें शामिल हैं प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल इन 2021 एंड देन पुलिस मेडल इन 2009. सो सीआरपीएफ की बात करें तो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एंड सीआरपीएफ असिस्ट स्टेट्स एंड यूटीज इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल्सो इंटरनल सिक्योरिटी. आप ध्यान रखेंगे सीआरपीएफ को फॉर्म किया गया था 1939 में एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस. देन इट वाज रीनेम्ड इन 1949 एज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. आपने देखा कि वर्तमान समय में सीआरपीएफ के डीजी हैं विपुल कुमार और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. इसके साथ ही सीआरपीएफ के कुछ चाइल्ड एजेंसीज भी हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे. इनमें शामिल है कोबरा, जिसे हम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन के नाम से जानते हैं. देन आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, एंड देन स्पेशल ड्यूटी ग्रुप या जिसे सीआरपीएफ क्वाड एक्सेट्रा. ये इसकी कुछ चाइल्ड एजेंसीज हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following with reference to the key responsibilities of Foreigners Regional Registration Office. यहाँ पर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. So first statement is issuing foreigners Indian citizenship. Second, registration, visa extension and monitoring of foreign nationals in India. Third, conducting passport verification for Indian citizens. And fourth, border security and
इमिग्रेशन। आपको बताना है कि FRRO से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि इसके द्वारा किए जाते हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। FRRO का जो कार्य है वो है रजिस्ट्रेशन, वीजा एक्सटेंशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया। आप देख सकते हैं। सो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस की बात करें तो इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंड इमिग्रेशन रिलेटेड फंक्शंस फॉर विजिटर्स टू इंडिया। So these FRRO are established in various regions for ease of registration और ये स्थित है कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अमृतसर, बेंगलोर और हैदराबाद में। And in regions without offices, the district superintendent of police serves as registration officer. आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इशूइंग फॉरेनर्स इंडियन सिटीजनशिप, ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये FRRO जो है ये इशू नहीं करता है इंडियन सिटीजनशिप। दिस प्रोसेस फॉर ग्रांटिंग इंडियन सिटीजनशिप इज हैंडल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। देन देयर इज थर्ड स्टेटमेंट कंडक्टिंग पासपोर्ट वेरिफिकेशन फॉर इंडियन सिटीजन्स। So this passport verification for Indian citizens is managed by local police and passport seva kendras under the Ministry of External Affairs. So passport verification में जो फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है इसका कोई रोल नहीं होता है। इसके साथ ही हम देखेंगे फोर्थ स्टेटमेंट जो कि था बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन। So border security and immigration at entry points like airports and seaports are managed by the Bureau of Immigration जो कि वर्क करता है under the Ministry of Home Affairs. So इसलिए ये तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपके इनकरेक्ट थे और करेक्ट स्टेटमेंट था ओनली 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द क्वाड। यहाँ पर क्वाड समिट से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द क्वाड कंट्रीज शेयर अ कमिटमेंट टुवर्ड्स अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। एंड सेकंड, इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड द इनॉग्रल डिस्कशंस इन मनीला। And third, the idea of creating the Quad was proposed by the Japanese Prime Minister Shinzo Abe. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है क्वाड से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं या कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो क्वाड जिसको हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जानते हैं, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है कंप्राइजिंग 4 नेशंस जिनमें शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। So one of the primary objective of Quad is to work for a free, open, prosperous and inclusive Indo-Pacific region. So since its establishment in 2007, the representatives for the four member nations have met periodically, and Japanese Prime Minister Shinzo Abe was the first to pitch the idea for the formation of Quad in 2007. And finally, in 2017, India, Australia, US and Japan came together and formed this quadrilateral coalition. So क्वाड जो ग्रुप है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो 2025 ईयर होगा उसमें भारत क्वाड समिट का मेजबान देश होगा। 2024 में क्वाड समिट का आयोजन किया गया था USA के द्वारा।
आप ध्यान रखेंगे 2025 में क्वाड समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। आज के करंट अफेयर सेशंस में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।